तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite large charge thin plane sheet. Electric field due to infinite large thin sheet. thin चार्ज शीट भी बोल सकते हैं हम इसे बच्चों, चार्ज शीट। ओके, तो बच्चों आपके पास एक शीट है जो इनफाइनाइट लार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज थिन शीट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक प्लेन शीट लेनी है आपको। ये देखो बच्चों, कुछ इस तरीके की हम एक शीट बनाते हैं, ऐसा। ये एक शीट है और ये चार्ज है, तो हम लोग इस पूरे में एक चार्ज रख देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एक शीट लेनी है जो चार्ज हो, कंप्लीट और थिन हो। थिन शीट का मतलब होता है बच्चों ओनली वन सरफेस। थिन शीट, ये सब याद रखिएगा मीनिंग। थिन शीट मीन्स it has only one surface. thin sheet में सिर्फ एक सरफेस होता है। और ओके, और ये चार्ज शीट लेनी है, तो हमने चार्ज ले लिया है और थीन ले लिया है। ओके, लार्ज शीट, लार्ज भी वर्ड लिखा हुआ बच्चों। लार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है और ये एक डॉट है। इस डॉट के कंपैरिजन में ये स्फीयर बहुत बड़ा है। सो स्फीयर इज टू मच लार्जर देन दिस डॉट। ओके, स्फीयर इज सो लार्जर देन डॉट। उसी तरह बच्चों एक लार्जर का मतलब एक पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में ये शीट बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं लार्ज शीट। ओके, आप इसे इरेज कर लीजिए, क्योंकि ये वाली चीज यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको समझने में हेल्प करेगा कि थीन शीट का मतलब कि उसके पास ओनली वन सरफेस है। सिर्फ एक सरफेस का मतलब थीन सरफेस, जिसके पास कोई थिकनेस नहीं होती। थीन शीट मतलब नो थिकनेस। पूरा डिटेल करने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इरेज करता हूं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों, और अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक शीट दे रखी है, थीन शीट। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस लोकेशन पर, कहीं भी, चाहे आप इधर निकाल लीजिए, चाहे इधर निकालिए, ऊपर निकालिए, नीचे निकालिए, कहीं भी निकाल लो आप। तो ऐसे निकालने के लिए जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, जिसको हम गॉस लॉ में यूज करते हैं। जो बच्चे हमारे लेक्चर नहीं सुने होंगे उसके लिए मैं दोबारा एक रफ नोट दे देता हूँ। सबसे पहले बच्चों कंसीडर गॉसियन सरफेस। सबसे पहले स्टेप्स है कि कंसीडर करना होता है गॉसियन सरफेस को। नंबर टू बच्चों, कैलकुलेट ईडीएस, क्लोज इंटीग्रल। नंबर 3 हम लोग टोटल चार्ज इनसाइड। नंबर 4 इनसाइड कहाँ, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और नंबर 4 है बच्चों अप्लाई गॉस थ्योरम ईडीएस
इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो 1/1 ये आपके 4 स्टेप्स है बच्चों, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स गॉस के एप्लीकेशंस में हम लोग यूज करते आ रहे हैं। पहला ये चारों स्टेप अगर आपको याद रहेगा तो गॉस के कोई भी एप्लीकेशंस को आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। पहला है गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। किस तरह का सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस होगा? गॉसियन सरफेस में ई और थीटा की सिमेट्री होनी चाहिए। अगर एक जैसी सिमेट्री नहीं मिल रही है तो फिर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर दोनों का अलग अलग ईडीएस कैलकुलेट करेंगे। अगर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो फिर वैसे अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ई और थीटा का हम लोगों को क्या देखना होता है? सिमेट्री एक जैसी। हो सकता है ई और थीटा की सिमेट्री एक एंगल वाली ना हो, सारे 30 डिग्री में ना हो, कुछ 45 में हो, कुछ 60 में हो। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 30 डिग्री के ईडीएस कितने हैं, फिर 60 डिग्री के ईडीएस कितने हैं, 45 के ईडीएस कितने हैं, और फिर उन सबको अल्टीमेटली ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ईडीएस निकल आएगा। ओके, और अगर एक ही एंगल वाले ईडीएस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद टोटल चार्ज बच्चों की गॉसियन सरफेस। अगर मान लो कि कोई गॉसियन सरफेस है, मान लो ये एक चार्ज है जो चारों तरफ स्प्रेड किया गया है, ठीक ना। उसके बाद बच्चों ये एक गॉसियन सरफेस हमने मान लीजिए कि ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। तो बच्चों ये सब चार्ज का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वही चार्ज कंसीडर करना है जो इस सरफेस के अंदर है। इस सरफेस को हमने नाम दिया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वही चार्ज यहाँ पर कंसीडर करना है। ये सब बच्चों मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा ना काटूंगा, आप पूरा ये सारी चीजें अपने रजिस्टर में नोट करिएगा और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, चाहे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूरा डेप्थ एनालिसिस के साथ पूछा जाएगा। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बड़े शानदार तरीके से अपने क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद जब आप यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। जब सारी चीजें 1 2 3 स्टेप्स आपके हो जाएंगे तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जब गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा ओवर, ठीक ना। तो बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रिकॉर्ड पॉज करके। उसके बाद बच्चों अब हम आते हैं जी, अब हम आते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो बच्चों जैसा कि हम अगर इधर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 1 2 3 4 आपके पास 4 लोकेशन से आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि 1 पर ही निकालो, 2 पर निकालो, 3 पर निकालो या 4 पर निकालो। लेकिन एक जो हमारे लिए जो एक सफिशिएंट जो कंडीशन है, जो हमारे लिए आरामदायक पोजीशन है, वो मैं 2 और 4 को मानता हूं बच्चों। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे सरफेस लेता हूं। सबसे पहले बच्चों यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर से ये यहाँ पर r डिस्टेंस है, यहाँ से ये r लोकेशन पर है। इस लोकेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P। अब बच्चों सबसे पहले कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस। सबसे पहले कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस। उससे पहले आप लिख लीजिएगा लेट P इज अ पॉइंट where we have to calculate electric field. We have to calculate electric field. Okay, and center of the sheet to P, let R is the distance
from the center of the sheet to P, where P is calculate. ओके, तो बच्चों P एक पॉइंट सबसे पहले कंसीडर करना है, जो आप कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने इस लोकेशन पर माना है, ठीक ना। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आप कैलकुलेट करेंगे उसका कुछ नाम रख देंगे। उसका नाम हमने रख दिया P और सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लिया R। उसके बाद है सबसे पहले कि कंसीडर करना है गॉसियन सरफेस। पहला है कंसीडर गॉसियन सरफेस। तो अगर यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस ऐसा हम ले, चाहे इधर ले, कहीं से भी ले सकते हैं बच्चों, कहीं से भी हम ले सकते हैं। जितना डिस्टेंस इधर लेना है उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से भी लेंगे। ये भी डिस्टेंस आपका R होना चाहिए और ये भी डिस्टेंस आपका R ही होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल बना करके। हम एक सिलेंडर बना लेते हैं और सिलेंडर बनाने से क्या होगा कि हमें हर चीज की सिमेट्री मिल जाएगी। हमें थीटा की भी सिमेट्री मिल जाएगी और हमें एरिया का भी सिमेट्री मिल जाएगा दोनों तरफ से। आपको इसके लिए आपको सबसे आसान सा तरीका क्या है बच्चों, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक सिलेंडर ले आओ और उस सिलेंडर को ऐसे अंदर घुसा दो। जितना पोर्शन इधर साइड है उतना ही पोर्शन ये वाली साइड में भी रखना है। बीचों बीच दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ इक्वल हाफ, यहाँ से ऐसे दोनों तरफ बराबर करना है। तो ये सिलेंडर को हमने एक शीट के अंदर ऐसे पास कर दिया है, बीचों बीच हमने ऐसे पास कर दिया, अंदर से पेनिट्रेट कर दिया। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, एक सिलेंडर पेनिट्रेटेड to the sheet of this surface, center of the sheet। इस सेंटर को देखो, ये पूरे शीट के सेंटर से एक सिलेंडर को हम लोग ऐसे पास कर देंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से हम पास कर देंगे। ऐसे हमने पास कर दिया और दोनों तरफ के पोर्शन हमने बराबर कर दिए, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस R है तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस R ही है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। आपकी मर्जी है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करिए। ये है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस पूरे सरफेस पर जो चार्ज है उसको कंसीडर नहीं करना है। इस सिलेंडर के अंदर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितना चार्ज आया है इसको हमें कंसीडर करना है। तो इसमें जो चार्ज होगा वो चार्ज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने S मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा S। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों ये इसका अपना कुछ रेडियस होगा, ये भी रेडियस देखो चारों तरफ बराबर है तो सिमेट्री जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो ये लाइन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पॉजिटिव तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इधर होगा, इधर भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है तो चारों तरफ होगा, कहीं भी होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से। ऐसे हम बात यही करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है बच्चों इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया S। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो है इधर एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री ले लेंगे हम लोग, 0 डिग्री। लेकिन जब हम इसके सिलेंडर की ये वाला पोर्शन देखते हैं, कर्व पोर्शन, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री। नीचे देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एरिया वेक्टर, तो यहाँ भी थीटा कितना डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ भी बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ,
0 डिग्री है इस सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, यहां पर भी 0 डिग्री, दोनों फ्लैट सरफेसेस पे 0 डिग्री है और दोनों कर्व सरफेसेस पे क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम गॉसियन का सरफेस जो कंसीडर किया है वो लिखेंगे। सबसे पहले a cylindrical portion considered as a Gaussian surface. A cylindrical shape consider as a Gaussian surface यानी कि a cylindrical shape consider as a Gaussian surface where we observe that two types of symmetry. One is at 0 degree and other is at 90 degree. एक सिमेट्री बच्चों 0 डिग्री पे मिलता है और दूसरी सिमेट्री मुझे कर्व सरफेस पे 90 डिग्री पे मिलता है। ओके, तो आप इसको नोट करिए पहले अच्छे से, फिर हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है बच्चों, कैलकुलेट करेंगे ईडीएस। तो जैसा कि हमें ईडीएस कैलकुलेट करना है, तो ईडीएस के लिए हमें एक तरह की सिमेट्री नहीं मिली, एक सिमेट्री मिला है बच्चों मुझे फ्लैट सरफेस 1 के लिए। फ्लैट सरफेस किसे बोलते हैं, मैं यहाँ पर रफ स्केच बना रहा हूँ, आप देखिए जैसे ये एक सरफेस हुआ, तो ये वाला जो सरफेस है इसको फ्लैट सरफेस बोलेंगे, फ्लैट सरफेस। और इस वाले पोर्शन को बच्चों, इस वाले को बोलेंगे कर्व सरफेस, कर्व। तो ये फ्लैट वाले दो पोर्शन है, सो फ्लैट 1। ईडीएस के लिए हम निकालेंगे ईडीएस cos 0 डिग्री, क्योंकि फ्लैट पे 0 डिग्री आया था, प्लस फिर दूसरा हम लोग निकालेंगे बच्चों ईडीएस cos 0 डिग्री, ये है फ्लैट 2, प्लस फिर ये निकालेंगे ईडीएस cos 90 डिग्री कर्व 1, फिर नीचे कर्व, ऊपर भी कर्व और नीचे भी कर्व, तो ऊपर भी 90 नीचे भी 90, तो दूसरा कर्व लेंगे हम लोग ईडीएस cos 90 डिग्री कर्व 2। ओके, उसके बाद हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहां से देख पाएंगे कि ईडीएस की वैल्यू क्या ही है। तो बच्चों ईडीएस इज इक्वल टू, ईडीएस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ईडीएस बच जाएगा, ईडीएस प्लस यहाँ पे बच जाएगा बच्चों ईडीएस, और ये दोनों आ जाएंगे 0 0, तो cos 90 0, cos 90 0। उसके बाद यहाँ से ईडीएस इज इक्वल टू ईडीएस प्लस ईडीएस, तो 2 आ जाएगा 2 ईडीएस। ओके, नाउ हियर ईडीएस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर सेम, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था बच्चों E, तो E को हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे हम ds का। सो EDS इज इक्वल टू 2E इंटू ds, अ स्मॉल सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए ये पोर्शन था, ये पूरा सरफेस एरिया कितना था बच्चों S हमने मान लिया था, और ये भी पूरा सरफेस एरिया S मान लिया था। इसका एक इतना सा छोटा सा सरफेस एरिया ds है। ऐसे कर करके ये सारे प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा S, तो ds का इंटीग्रेशन कर देंगे तो S आ जाएगा। तो ये आ गया EDS इज इक्वल टू 2ES। ये कैलकुलेशन आ गया हमारा EDS का, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है,
तीसरा स्टेप्स यहीं पर आ जाएगा। थर्ड में बच्चों टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। सो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, मतलब ये जो आपने शीट लिया है इसके बाहर ये जो चार्ज है इसको नहीं कंसीडर करना है बच्चों, वही चार्ज कंसीडर होगा जो इस सिलेंडर के अंदर आया है। और सिलेंडर के अंदर जो टोटल चार्ज आया है वो कितना आया है, सिग्मा इंटू एस। ये उसके बाद चौथा स्टेप से बच्चों अप्लाई गॉस थ्योरम। अब यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम यहां कर देते हैं, इसको आप इरेज कर देता हूं। गॉस थ्योरम होता है ईडीएस क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ईडीएस की वैल्यू ये आया है बच्चों 2es, यहां से हम यहां आ रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ये आया है सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन, एस से एस कैंसिल आउट, तो ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आया है थिन चार्ज शीट के लिए। दिस इज वैलिड फॉर ओनली थिन चार्ज शीट। दिस इज वैलिड फॉर ओनली थिन चार्ज लार्ज प्लेन शीट। थिन चार्ज लार्ज प्लेन शीट। ओके, इसके लिए ये वैलिड है थिन लार्ज प्लेन शीट ई। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे मैं पूछता हूं आपसे, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूं वैसे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, जैसे मान लो ये एक शीट है, ठीक है ना, और इस लोकेशन पर, पी लोकेशन पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। जो सेंटर से मैं अलग अलग लोकेशन ले लेता हूँ, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2 और लोकेशन नंबर 3। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला बच्चों, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3। तो E1 यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E3 आए। तो आपसे पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 तीनों इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, बताइए, गैस करो। E1, E2, E3 तीनों बराबर होंगे यहाँ से कि नहीं होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ से E2, यहाँ से E3। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर आपके 3 केस है। R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड है E3। लेकिन बच्चों इस R ये पूरा थीन शीट है, और थीन शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले में देखो R है ही नहीं, यानी कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सो E इज इंडिपेंडेंट, E is independent of R. E is independent of R. So everywhere, so
everywhere electric field will be same. So everywhere electric field will be same. इसका मतलब कि हर एक लोकेशन पर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से कहीं से भी आप कैलकुलेट करिए, फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, फ्रॉम 2 सेंटीमीटर, फ्रॉम 3 सेंटीमीटर, ईच एंड एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. सो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3. तो तीनों जगह पर 3 लोकेशंस है दिए थे मैंने, और तीनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा. हाँ तो बच्चों, अभी जैसा कि हमने देखा कि तीनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा था, ठीक ना. तो ऐसा क्यों हो सकता है, उसका रीजन समझिए. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि ये एक शीट है, थीन लार्ज प्लेन शीट, और इस शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर, E1, E2 और E3. E1 बराबर E2 बराबर क्या होगा, E3. शीट कैसी है, थीन है, और कैसी है, वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज है, ठीक ना, वेरी लार्ज. इसका क्या मतलब होता है बच्चों? तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए. मैं एक शीट लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूँ. बच्चों देखो, ये एक शीट है, ये एक शीट है, और थीन शीट है. थीन है, वेरी लार्ज है, थीन शीट, वेरी लार्ज शीट. तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सब ऐसी होंगी, स्ट्रेट होंगी, और बाहर की तरफ होगी, कुछ इस तरीके से लाइंस होगी, ठीक है. यहाँ पर मैं बच्चों एक रिंग बना देता हूँ. इस रिंग में देखो कितनी लाइंस आ रही है, 3. वही रिंग्स को मैं जब 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दूर ले जाता हूँ, तो वहां भी कितनी लाइंस आ रही है, 3. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है. और जैसा कि दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2. तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि ये लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण एवरीवेयर कहीं भी जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा. जैसे हमारे घर में टूथब्रश होता है, टूथब्रश होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम नया मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो उसकी सारी हेयर्स ऐसी स्ट्रेट होती है, ठीक है. और जब हम उसका यूज कर लेते हैं कुछ दिन, तो हम क्या देखते हैं, बाद में वो मुड़ जाती है. तो बच्चों ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट है. अब ये शीट कैसी थी, वेरी लार्ज. वेरी लार्ज होने के कारण ये इफेक्ट हमें बिल्कुल सीधी सीधी नजर आती है. लेकिन जब हम शीट को दूसरी शीट ले लेते हैं, नॉट वेरी लार्ज शीट, शीट इज वेरी स्मॉल, नॉट वेरी लार्ज शीट, बट thin sheet, thin charge sheet. ओके, वेरी लार्ज नहीं है बच्चों, लेकिन थीन है और चार्ज है. तब क्या होगा, ये एक शीट हमने लिया है, ऐसे थीन शीट है, और नॉट वेरी लार्ज है. ओके, ये इन्फिनिटली लार्ज है, ये नॉट वेरी लार्ज है. जब ये लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मुझे नजर आती है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आती है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आती है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर आती है. यहां पर मैं क्या देखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होती है, लेकिन यहां पर ये क्या है, कॉर्नर्स है. कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, C1 बराबर C2 बराबर कॉर्नर. और एट कॉर्नर इस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कर्लिंग इफेक्ट, कर्लिंग इफेक्ट. ओके, तो कर्लिंग इफेक्ट यहां और यहां बन जाता है, कर्लिंग इफेक्ट, कर्लिंग इफेक्ट.
यहाँ पर कर्लिंग इफेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि समझिए यहाँ पर एक लाइंस है जो ऐसी है, ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, लेकिन जैसे ये लाइन ऊपर जाना चाहती है तो वहां पर एक और लाइन से सीधी जो ये लाइन उसको नीचे दबा देती है। जब ये नीचे जाती है तो ये वाली लाइंस उसको ऊपर दबा देती है। तो अब मान लीजिए ये एक लाइंस है, ये इधर भी जा सकती है, यहाँ वाला बॉडी इसको ऐसे दबा देता है, यहाँ वाला चार्ज पार्टिकल का जो लाइन है उसको ऐसे दबा देता है, फिर जब ये इधर जाती है तो ये वाली लाइन से इसको इधर दबा देती है। अब बीच वाला ना तो ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, उसको मजबूरी है कि वो उसको सीधा रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, जैसे ये वाली लाइंस यहाँ से हट जाएगी, वैसे हम देखेंगे ये चार्ज पार्टिकल ऊपर बैंड हो जाएगा या नीचे बैंड हो जाएगा। लेकिन जब तक चार्ज पार्टिकल, जब तक लाइंस उसके ऊपर रहेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब तक उसके ऊपर रहेगी तब तक उसको मुड़ने नहीं देगी, और जब तक नीचे रहेगी तो नीचे भी मुड़ने नहीं देगी। तो जैसे जैसे ये हम ऊपर चलते जाते देखते जाते हैं, जब हम यहाँ पहुंचते हैं, देखिए जब हम यहाँ पर थे तो इतनी सारी लाइंस उसको नीचे दबा रही है और इतनी सारी लाइंस इसको ऊपर दबा रही है, मजबूरी है कि उसको वहां रहना पड़ता है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो इसके ऊपर सिर्फ 2 लाइंस है तो थोड़ा सा मुड़ जाती है वो, और ऊपर जाते हैं और मुड़ जाती है। यहाँ आते हैं तो उसके ऊपर कोई लाइंस ही नहीं है उसको दबाने के लिए, तो वो पूरा ऐसे मुड़ जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग कर्लिंग इफेक्ट। लेकिन बच्चों ये इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व तभी कर पाते हैं जब शीट इज नॉट वेरी लार्ज। लेकिन शीट को अगर आप बहुत लार्ज ले लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे ये ऐसी शीट ली थी, ये शीट इज सो मेनी लार्ज, बहुत बड़ी लार्ज शीट, और एक यूनिट चार्ज पार्टिकल, इतना सा छोटा सा चार्ज पार्टिकल हमने लिया है, तो इसके कंपैरिजन में ये शीट इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोग उसे कंपेयर नहीं कर पाते, और कंपेयर नहीं कर पाते इसलिए ये वाला इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व नहीं होता और इसमें ऑब्जर्व हो जाता है। तो जब बच्चों जब हम लोग थिन शीट और वेरी लार्ज शीट लेते हैं तब हम क्या देखते हैं कि हमें कर्लिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन कर्लिंग इफेक्ट तो इसमें भी होता है। सो वेरी लार्ज शीट, हियर कर्लिंग इफेक्ट नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व। ओके, कर्लिंग effect not possible to observe because sheet is so many large. Sheet is so many large. इसको कर्लिंग इफेक्ट not possible to observe because sheet is so many large. शीट बहुत ज्यादा लार्ज होने के कारण कर्लिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें भी कर्लिंग इफेक्ट होता होगा। इसमें भी जहां पर चार्ज पार्टिकल एंड करता होगा, जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड होती होगी, वहां पर कर्लिंग इफेक्ट का बनना तय है। ये शीट इज नॉट वेरी लार्ज, शीट इज वेरी शॉर्ट, so it is possible to observe that curling effect. So curling, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कर्लिंग इफेक्ट कहाँ पर बनता है। So curling effect produced या कर्लिंग इफेक्ट develop one and only at the corner of the sheet, at the corner of the sheet, at the end of the corner of the sheet. End of the sheet कहना suitable नहीं है, so corner of the sheet. शीट के कॉर्नर पे हमारा जा करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, कर्लिंग इफेक्ट, वो ऑब्जर्व होगा। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज शीट, सिमिलर चार्ज शीट। अच्छा, सिमिलर के अलावा एक चीज पहले हम और चीज पढ़ लेते हैं। थिन सीट जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन अगर थिन सीट की जगह पर अगर थिक सीट आ जाए, थिक सीट का मतलब होता है बच्चों जिसके पास 2 सरफेस हो, और थिन सीट मतलब ओनली 1 सरफेस।
जैसे ये पेपर है तो इसके पास ब्रेथ नहीं है तो ये एक सरफेस कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग इसमें ऐसी सरफेस ले लेते हैं ऐसी, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक ब्रेथ होती है, ये एक सरफेस हुआ, ब्रेथ हुआ, और फिर ये दूसरा सरफेस हुआ, तो इसको बोलेंगे थिक शीट। तो जब थिन शीट होगी, फॉर थिन शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया इफ शीट इज थिक, if charge sheet is thick, अगर चार्ज शीट थिक हो जाएगा, थिक का मतलब इसके पास जब इसमें एक ब्रेथ आ जाएगी, दो सरफेस हो जाएगा, ओके, जब दो सरफेस आ जाएगा, थिक हो जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो थिक शीट में बच्चों हम लोग दोनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे और इधर भी निकालेंगे, ठीक ना, इधर भी और उधर भी, दोनों सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल दोनों सरफेस पर आएगा। थिन शीट में क्या होगा, एक ही सरफेस है, सारे चार्ज पार्टिकल एक ही सरफेस पर होंगे। लेकिन जब थिक शीट होगा तो चार्ज पार्टिकल इधर ये वाले सरफेस पर भी होगा और इस वाले सरफेस पर भी होगा। तो जब हम इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका इफेक्ट भी आएगा और इसका इफेक्ट भी आएगा। जब इधर निकालेंगे तो इसका भी इफेक्ट आएगा और इसका भी इफेक्ट आएगा। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, यहाँ भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। तो जब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बार इस सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सरफेस 2 के लिए। समझ गए, ये हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 2, और ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल आउट, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया थिक शीट, यानी कि जब चार्ज शीट थिक होगा, थिक शीट हैज 2 सरफेस, थिक शीट के पास 2 सरफेस होगा, और मैंने बताया था इससे थिन शीट के पास 1 सरफेस होता है। थिन शीट has only 1 surface। इसको नोट करिए बच्चों, फिर आगे आते हैं हम स्पेशल केसेस पे। बच्चों अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जिसमें कुछ सिमिलर, सबसे पहले केस लेते हैं सिमिलर चार्ज शीट। सिमिलर चार्ज शीट, सिमिलर चार्ज शीट का मतलब बच्चों 2 चार्ज शीट होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। जैसे मान लो आप 2 चार्ज शीट कैसे ले सकते हो, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, एक शीट ऐसे ले लो, ये एक शीट हुआ, और ये एक दूसरा शीट हुआ, ठीक है। ये चार्ज शीट है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज शीट, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे 2 चार्ज शीट, प्लस प्लस भी ले सकते हैं आप लोग, और उसी 2 चार्ज शीट को मैं माइनस में भी ले सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं, माइनस में ऐसे शीट 1 शीट 2 शीट 1 शीट 2। इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसमें भी सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक ना। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कोई भी 2 से आप ले सकते हैं। अब मैं एक करके दिखाता हूँ, इसका दिखा देता हूँ, उसका सिमिलर हो जाएगा। 3 लोकेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों। पहला ये लेफ्ट साइड, राइट साइड
और विद इन सरफेस। ओके, तो लेफ्ट साइड यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट साइड, फिर विद इन के बाद राइट साइड, विद इन उसके बाद राइट साइड, ये तीन अलग अलग लोकेशन पर बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। जो भी बनेगा वो आपको लिखना है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों वो है हमारा E1, इसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2। E1 हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और साइन माइनस में, लेफ्ट साइड है तो माइनस का साइन लगा दीजिएगा और ये भी लेफ्ट साइड है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। सेकंड सरफेस का है तो सिग्मा 2, ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट साइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सबको जोड़ दीजिए, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2। लेकिन अगर दोनों शीट, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तब होगा जब दो शीट अलग अलग होंगे, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक में चार्ज की डेंसिटी कम होगी एक में चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तब ये होगा। लेकिन अगर दोनों सेम शीट है, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हो गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो याद आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, याद आएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ऐसा अभी हमने पीछे किया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका फॉर्मूला आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड थिक शीट के लिए। जब शीट थिक होगा, थिक शीट में कितने सरफेस होंगे, 2 सरफेस का यूज होगा। तो यहाँ भी देखो मैं 2 सरफेस ले रहा हूँ तो वही फॉर्मूला आ गया, लेफ्ट साइड है सो माइनस आ गया, और माइनस का कोई खास मीनिंग नहीं है। विद इन सरफेस जब हम अंदर निकालेंगे तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा पॉजिटिव की तरफ ऐसे, और ये इसका नाम हमने रख दिया, इधर होगा तो E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये है E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E1 राइट में है तो प्लस लेना है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेफ्ट में आ चुका है बच्चों हमारा वैल्यू, ये नेगेटिव आ रहा है लेफ्ट में, ई की वैल्यू नेगेटिव आई है, विद इन सरफेस हम निकाल रहे हैं, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। फिर वही केस लेंगे, इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, अगर डेंसिटी बराबर हो जाएगा तो ई की वैल्यू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या 0, यानी विद इन सरफेस ई इक्वल टू 0। अब राइट साइड पे आएंगे तो राइट साइड में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 की कुछ वैल्यू अपनी होगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट साइड में है प्लस हो जाएगा, इसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी राइट में है तो प्लस हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर से ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि अगर सिग्मा 1, अगर दोनों डेंसिटी इक्वल हो जाएंगे तो फिर E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 कैंसल आउट, तो बच्चों E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, यानी कि इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया 0, इधर आ गया नेगेटिव, तो E इज इक्वल टू पॉजिटिव, E इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक ना। ये कब यूज होगा, जब 2 शीट लेंगे और दोनों चार्ज होगा और दोनों को पैरेलल रख देंगे,
जब दोनों शीट एक दूसरे के पैरेलल होगा, सेम चार्ज वाली शीट होगी, सिमिलर चार्ज वाली शीट होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा, राइट साइड में पॉजिटिव होगा, बीच में जीरो होगा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि बीच में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपनिंग व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज पुटिंग बिटवीन टू पैरेलल शीट? आंसर, charge particle does not move because there is no electric field. There is no electric field. It means there is no force act on the charge particle. क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, QE। अगर वहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज मान लिया कुछ है, Q है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों, तो फोर्स नहीं है, जीरो है। नो फोर्स, इट मीन्स does not move the charge particle. No force, no force मतलब charge does not move. चार्ज कहीं भी मूव करके नहीं जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, ये वहीं के वहीं रहेगा। नोट करिए। इसके बाद हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी डिसिमिलर चार्ज के बीच भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। अगर डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्ज शीट, अब क्या है कि बच्चों अब हम लोग एक पॉजिटिव शीट लेंगे और एक नेगेटिव शीट लेंगे और फिर उन दोनों को पैरेलल रख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक शीट रख लिया, पैरेलल शीट, एक पॉजिटिव और पॉजिटिव। शीट बनाने में प्रॉब्लम होगी तो आप एक पैरेलल लाइन भी सिंपल खींच सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग बच्चों एक नेगेटिव शीट ले लेंगे ऐसे, तो दो डिसिमिलर शीट हो गया ये। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वही तीनों लोकेशन पे फाइंड करनी है। L विद इन सरफेस राइट साइड, लेफ्ट साइड विद इन सरफेस राइट साइड। तो यहाँ पर हम फिर से वही साइड बनाएंगे, लेफ्ट साइड। फिर यहाँ पर हम लोग विद इन सरफेस, विद इन सरफेस के बाद राइट साइड, ओके, राइट साइड। अब बच्चों लेफ्ट साइड पे बनाने के लिए सबसे पहले इसका इफेक्ट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी बाहर की तरफ, E1 बराबर माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, इसका डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2। माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों वो किधर बनेगी, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? तो आंसर अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस का इनसाइड होता है, याद करिए। तो E2 राइट साइड में जा रहा है, सो प्लस लेंगे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, सिग्मा 2 इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में E। फिर इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बच्चों, नेगेटिव, इसमें आ गया 0, ओके। उसके सेंटर में 0 था, यहाँ देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर निकालना है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी पॉजिटिव होगा बच्चों, E2 बराबर सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। तो E बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन। तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आ गया, यहाँ कंडीशन ले लो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो E सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन, 2 कैंसल, सिग्मा 1 एप्सिलॉन। देखो बच्चों बीच में आ गया सिग्मा 1 एप्सिलॉन, वहां पर किधर था, राइट साइड में, ओके। अब हम राइट साइड का निकालते हैं। यहाँ पर
इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है, और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे अंदर की तरफ, तो E2 बराबर माइनस का सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट साइड पे है। डायरेक्शन देखना है, राइट वाले सारे पॉजिटिव, लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव। राइट में जो भी होगा वो प्लस लेंगे, लेफ्ट में जो होगा वो माइनस लेंगे। तो E बराबर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कंडीशन राइट कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर इफ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लेफ्ट और राइट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फोर्स 0 होगा, यहाँ पर भी फोर्स 0 होगा। यानी कि यहाँ एक चार्ज पार्टिकल रख दो, चाहे यहाँ रख दो, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर लगाने वाला फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो नहीं है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0, चार्ज पार्टिकल डज नॉट मूव। लेकिन अगर आपने यहाँ रख दिया बच्चों बीच में, तो बीच में देखो फोर्स क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई का अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज रख दिया, वो किधर जाएगा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव पर। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस टू माइनस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब मान लो यहाँ पर आपने प्लस का चार्ज पार्टिकल रख दिया, प्लस का चार्ज पार्टिकल रख दिया, ध्यान दो मैं यहाँ बना रहा हूं बच्चों, ये है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में ले जाता है और माइनस चार्ज पार्टिकल को ऐसे अपोज करता है। तो अगर आपने यहाँ पर प्लस का चार्ज पार्टिकल रखा है तो ये इसको इधर मूव करेगा, और माइनस का चार्ज पार्टिकल है तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, धक्का देगा पीछे की तरफ, ऐसे। तो ये था बच्चों हम लोगों का गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 3 से रिलेटेड कुछ कंडीशन और एप्लीकेशंस, इसका 3 शीट का, और शीट का एप्लीकेशन बोर्ड के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।